Hey guys, welcome back to my channel HK Official. So in this video, I'll try to cover your complete unit 2 of talk, and yes, we'll be covering it in very simple, clear and short way. आपको इससे ज़्यादा कम टाइम में यूनिट 2 कोई भी नहीं पढ़ा सकता. आई विल गारंटी दिस टू यू. बहुत ज़्यादा सिंपल वे में एंड सारे के सारे टॉपिक्स ऑफ टीओसी वी विल कवर. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट. तो इससे पहले कि आप यूनिट 2 स्टार्ट कर दें, आई विल रिकमेंड यू टू वॉच यूनिट 1 फर्स्ट. वन शॉट उसका बना दिया है, दैट इज बिट लॉन्गर बिकॉज उसके अंदर आपको एक्सप्रेशंस वगैरह, डीएफए, एनएफए, मीले मूरे, ये सब कुछ चीजें आपको ड्रॉ करनी थी, डिजाइन करनी थी. बट इन दिस यूनिट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल. आपको कुछ थ्योरम्स पढ़नी है, कुछ थ्योरी पढ़नी है एंड कुछ लैंग्वेज यानी कि रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है. तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कर लेंगे, नथिंग एल्स. ओके, बहुत ज्यादा इजीली आपका यूनिट 2 कवर हो जाएगा. आई विल मेक श्योर दिस. ओके, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैंने इस पीपीटी में ले लिया है एंड बाकी मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से डायरेक्ट समझा दूंगी, क्योंकि बाकी अब जो है आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि टीओसी का जो फील है आपको यूनिट 1 ने समझा दिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर समझना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है. तो अ नोटेशन टू डिफाइन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. अब जो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था टॉक यूनिट 1 का, उसके अंदर हमने मोस्ट ऑफ सारी की सारी 100% जो हमें मतलब बेसिक चीजें जो बोलते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट का मतलब हम पढ़ने से पहले बेसिक्स उसके पढ़ रहे होते हैं, तो वो पार्ट 1 था आपका. ठीक है, तो वो पूरे के पूरे टॉक में आपको मतलब यूनिट 6 तक आपको हेल्प करेगा. तो यहाँ पर जो है मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में समझाया था, राइट. तो यहाँ पर आपको जैसे कि अगर यहाँ पर बात हो रही है एक नोटेशन की, तो वो नोटेशन हम एक डिफाइन करने वाले हैं, एक जो कि आपकी लैंग्वेज को बताएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो. तो उसके लिए जो नोटेशन होता है, दैट इज नथिंग बट योर रेगुलर एक्सप्रेशन. रीड अगेन, अ नोटेशन टू डिफाइन अ लैंग्वेज कॉल्ड एज योर रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको मोस्टली हम लोग आर ई शॉर्ट में लिख रहे होते हैं. ओके, वेरी सिंपल. एक ऐसा समझो कि मैं अगर आपको बताऊं तो रेगुलर एक्सप्रेशन ना एक सिंपल एक तरीका है आपकी लैंग्वेज, यानी कि जैसे हम वो पैटर्न्स दिखाते हैं ना, ये सब पैटर्न्स दिखाते हैं, यहाँ से ये जा रहे हैं 0 1. ठीक है, तो ये सारे इस डायग्राम्स को एक मतलब हम पैटर्न समझ लेते हैं इनको, तो इनको डिस्क्राइब करने वाला अगर हम कोई नोटेशन बना दें या कोई फॉर्मूला बना दें इस काइंड ऑफ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम्स को अगर हमें एक किसी नोटेशन के अंदर डिस्क्राइब करना है, पूरे डायग्राम को अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है, तो वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. तो सिंपल एक फॉर्मूला समझ लो जिसको हम लोग मतलब लैंग्वेज को दिखाने के लिए यूज करेंगे. नाउ आरई इज अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट फाइनाइट ऑटोमेटा इन अल्जेब्रिक फॉर्म. अब ये आप समझ गए हो फाइनाइट ऑटोमेटा कौन से टाइप्स के हमने पढ़े, डीएफए पढ़ा हमने, एनएफए पढ़ा. ये क्या थे, विदाउट आउटपुट वाले थे. और विद आउटपुट वाले कौन से थे, आपका मीले था और मूरे था. तो ये क्या है आपके, ये सारे फाइनाइट ऑटोमेटा ही हैं. तो जब हमने इनको देखा यूनिट 1 में, हमने इनके सारे डिजाइन बनाए. हमें क्वेश्चन दिया जाता था, कोई भी क्वेश्चन हम लेट से बोल सकते हैं, एंड उसका हम क्या बनाते थे, हम एक उसका डायग्राम बनाते थे कि ये डीएफए का डायग्राम है, ये एनएफए का डायग्राम है, ऐसे करके हम लोग क्या बनाते थे, डायग्राम बनाते थे. तो उसी को अल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं. ऑल फाइन. नाउ दिस इज क्लोज टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज योर एनएफए. क्लियर, मतलब स्पेशली ये मतलब वर्क करता है वेल विथ योर एनएफए. Okay, now any terminal symbol that is element of this sigma or this are your रेगुलर एक्सप्रेशंस. मतलब कि कोई भी सिंबल आपके अल्फाबेट्स में, जैसे कि आपका 0 होता है, 1 होता है, ये क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं. तो ये इन्हीं को खुद में ही इनको क्या बोला जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है. क्यों, क्योंकि हम लोग ये 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, राइट. और इवन जो आपका एम्प्टी सेट होता है, जो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये बोला गया है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी खुद में क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है. तो आई होप कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए. नाउ लेट अस मूव ऑन टू ऑपरेशंस. ठीक है, जो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, वो कंबाइंड भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला है आपका यूनियन.
देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको आता है एंड डायरेक्टली मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको क्या करना होता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डीएफए दे दिया एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, तो अब ये आपके लिए टास्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऑपरेशन ही पता नहीं होंगे तो आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, डिजाइन नहीं कर सकते। सो फॉर द टाइम अगर आपको यूनियन दिखाना है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन क्या होता है, R1 प्लस R2, मतलब कि यूनियन के लिए हम प्लस यानी कि ऐड सिंबल को यूज करते हैं। एंड हम जब अभी डिजाइन करेंगे लाइक डीएफए का आरई में कन्वर्ट करेंगे, तो उस केस में आप समझोगे, आप लिख के ले सकते हो, इस प्लस को हम बोल रहे होते हैं और, क्या बोल रहे होते हैं और, यानी कि ए आएगा या फिर बी आएगा, लेट सपोज। तो ये तो यहाँ पर चलो रेगुलर एक्सप्रेशंस का ही क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है। लेकिन अगर हमें क्या दे दिए, अल्फाबेट्स दे दिए एंड हमारा डीएफए ऐसा है कि उन दोनों में से एक ही पास होगा फाइनल स्टेट में, तो इन दोनों में से एक पास होगा, इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, उसका और दिखाना होगा। एंड और को दिखाने के लिए हम यहाँ पर ऐड का यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऑपरेटर्स की बात हो रही है, तो R1 प्लस R2 का यूनियन जो होता है वो हम ऐसे एडिशन से दिखा रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देती हूँ कि ये जो है ना, ये वी यूज फॉर और इंडिकेशन, ठीक है, या तो ए होगा या बी होगा इन दैट केस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन मतलब आपको पता है कि अगर ए है एक जगह और बी है और इनको कॉन्कैटिनेट करना है, तो हम ए बी ऐसे कर देते हैं, कॉन्कैटिनेट। ओके, दिस मीन्स पुटिंग टू पैटर्न्स वन आफ्टर अनदर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है R1 R2 आप ऐसे दिखा सकते हो या फिर डॉट से दिखा सकते हो। क्लियर है? ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। देखो ये जो स्लाइड है ना, एकदम स्टार वाली स्लाइड है आपके यूनिट 2 की, तो प्लीज रिमेम्बर दिस। यहाँ पर ये जो था ये और था, और ये जो है ये यूज होता है फॉर कॉन्कैटिनेशन। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर क्लोजर और आइटरेशन। क्या है? क्लोजर और आइटरेशन। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम स्टार से। किससे डिनोट करते हैं हम? स्टार से। क्लियर? कभी भी आपको स्टार दिखे मतलब कि उसको आप क्लोजर बोलोगे, या फिर आइटरेशन भी बोल सकते हैं, बट मोर फ्रिक्वेंटली वी विल से क्लोजर। इसका मतलब होता है रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न, कोई भी पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है, सो इन दैट केस हम लोग इस क्लोजर का यूज करते हैं। क्लियर है बात? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इन दैट केस हम क्लोजर का यूज करते हैं। लेट सपोज मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर आर स्टार बोला है, आर स्टार यानी आर क्लोजर, जीरो और मोर ऑकरेंसेस, मतलब कि देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। अगर वन स्टार बोला है, इसका मतलब है कि आपका जो सेट है उसके अंदर वन नंबर ऑफ वन भी है, टू नंबर ऑफ वन भी है, थ्री नंबर ऑफ वन भी है, एंड एनी नंबर ऑफ वन है टिल n टाइम्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट, इस पूरे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन से। तो ये नोटेशन आपकी कौन सी हो गई? रेगुलर एक्सप्रेशन की नोटेशन हो गई। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर फोर्थ बोला जा रहा है, इफ R इज एन रेगुलर एक्सप्रेशन देन R इज ऑल्सो एन रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंस वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेसिडेंस वाली बात हो रही है। ठीक है, अभी आपने जो समझ लिया दैट इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मोस्टली अब आप एग्जाम्पल से चीजें बहुत अच्छे से समझोगे। सी यहाँ पर एग्जाम्पल है, लेट्स टेक, आपके पास जो यहाँ पर ये है दैट अल्फाबेट्स आर नथिंग बट 0 and 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 0 का मतलब क्या है? सिंपल, कि आपके सेट में सिर्फ 0 प्रेजेंट है, और 0 प्लस 1 बोला जा रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है? और होता है। ठीक है, तो यानी कि 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये 0 1 है, 0 1 यानी कि आप देखो 0 1 ऐसे भी लिख सकते हो और 0.1 ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पर आपने इसको ऐसे सेट में दिखाओगे, क्या? कॉन्कैटिनेशन वाले सेट में। और इसका तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, नल सेट भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बाकी 1 1 1 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 5 टाइम्स 1 n टाइम्स आपके 1 हो सकते हैं। ओके, देन 0 प्लस 1 स्टार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 0 प्लस 1 का स्टार, यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पर कि देखो
छोटा सा समझो, पहले 0 + 1 समझे, यानी कि या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो पूरे भी पैटर्न के अंदर या तो कभी हमें 0 मिल रहा है या हमें 1 मिल रहा है। और यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है, n नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिल सकता है, 0 0 मिल सकता है, 0 0 0 मिल सकता है n नंबर ऑफ टाइम्स, एंड यस 1 मिल सकता है, 1 1 मिल सकता है, 1 1 1 मिल सकता है n नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है बात? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। देन हम प्रेसिडेंस की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको बता रही थी। तो यहाँ पर ये जो स्टार ऑपरेटर है, इसको हम क्लोजर बोलते हैं, एंड इसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है। इट हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। जैसे मैथ्स के अंदर होता है ना, सेम टाइप ऑफ। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, उसके अंदर भी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर्स का। तो वो किसका होता है, तो आपके स्टार का होता है, यानी कि क्लोजर जिसको हम बोलते हैं। ओके, जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, 0 1 क्लोजर यानी कि स्टार +1। तो इसको हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ग्रुप कर सकते हैं, पहले आपके पास 0 है, फिर आपके पास 1 का स्टार है। ये याद रखो, ये 0 1 का स्टार नहीं है। अगर ये 0 1 का स्टार होता तो 0 1 का स्टार हम ब्रैकेट में दिखाते, जैसे नॉर्मल मैथ्स के अंदर प्रेसिडेंस चलता है ना, सेम काइंड ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 का स्टार है, ये याद रखो, 0 का स्टार नहीं है। तो यहाँ पर ये 0 होगा, 1 का स्टार होगा, एंड फिर ब्रैकेट के बाद में आपका +1 हो रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें, तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये सबसे पहले आपका सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये इस 0 के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, और उसके बाद इसका यूनियन होगा किसके साथ, 1 के साथ। दैट्स इट। ओके, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी, तो यहाँ पर देख लो, आपके पास क्या है, 101 एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर दिस कम्स फ्रॉम व्हाट, कॉन्कैटिनेटेड गिव्स 101, यानी कि ये जो 0 और 1 है, 0 और 1 अल्फाबेट्स हैं, इनको किसी ना किसी पैटर्न में हमने कॉन्कैटिनेट किया है। कॉन्कैटिनेट यानी कि एक साथ जोड़ा है, तभी जाके 101 नंबर बना है, दैट इज दिस। ठीक है, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये सेट है, लेकिन ये बना कैसे है, इन 2 अल्फाबेट से बना हुआ है। क्लियर? लेकिन ये क्या है, ये इसको हम बोलेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, 0 1 है यार, और यहाँ पे 1 0 है, यानी कि या तो 0 1 आएगा या फिर 1 0 आएगा। तो ये किससे दिखा सकते हैं, मतलब और वाली कंडीशन किससे दिखा सकते हैं हम, यूनियन से दिखा सकते हैं। तो यूनियन किसका होगा, 0 1 का और 1 0 का। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्लस सिंबल से। दैट्स इट। अब तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया होगा। सो दिस वाज नथिंग बट योर सिंपल कॉन्सेप्चुअल थियरी। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर हैंड रिटन नोट्स। एंड यहाँ पर जो है, मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहली बात देख लो, आपके पास आ जाते हैं अलजेब्रिक लॉज, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं फॉर योर रेगुलर एक्सप्रेशंस। क्योंकि देखो, यही चीज है जो आपको आगे जाके रेगुलर एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर देखो, आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है, डीएफए और एफए या मूरे मिले, जो कुछ भी हो सकता है, बट सिंपल हम यहाँ पे डीएफए कंसीडर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपके पास इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है। लैंग्वेज तो आप समझते हो, वो सेट हम दिखाते हैं कि मतलब क्या यूज हुआ है, एंड रेगुलर एक्सप्रेशन हम इसका डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो अब अगर ये वाला डीएफए आप देखो, बहुत ध्यान से देखना। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं ना आपको इनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। मुझे बताओ, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा एक डायग्राम होता है, जो कि क्या दिखाता है, दो ही चीजें दिखाता है। दो ही चीजें दिखाता है, आपको स्टेट्स दिखाता है, ये जो स्टेट्स हैं ये स्टेट्स दिखाता है, और इनका ट्रांजिशन दिखाता है, बस। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कोई भी आपसे पूछे कि क्या है, तो आपको बस ये बताना है कि डायग्राम शोइंग स्टेट्स एंड ट्रांजिशन। उसके बाद होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि आपके वो सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो कि आपका ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ए, लेट सपोज हम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका लैंग्वेज सिंपल सेट के अंदर ए आ जाएगी। और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन आपका सिंबॉलिक तरीका होता है, सिंबॉलिक वे है of writing this particular language and representing this finite automata। मतलब अब हमें पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन बना देंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा।
फाइन। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आई मिस्ड टू राइट, तो यहाँ पर आपके पास ए और ए है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट से ए आपका यहाँ पर इस स्टेट पर आ गया एंड फाइनल स्टेट पर आ गया। तो मुझे बताओ कि पूरे डीएफए के अंदर कौन सा अल्फाबेट हुआ यूज हुआ है, ए यूज हुआ है। तो हमारी लैंग्वेज के सेट में बस ए आ जाएगा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के सेट में भी बस ए आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ए को ही एक्सेप्ट कर रहा है। इफ यू गिव ऑटोमेटा ए, तभी ये आपके मतलब यस देगा, यानी कि ए को एक्सेप्ट करेगा। एनी अदर इनपुट तो वो आपको नो दे देगा, या फिर आप अगर कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हो, लेट सपोज बी प्रिंट करवाना चाहते हो, अगर ए नहीं है, इन दैट केस आप वो दे सकते हो, फाइन। देन यू हैव ऑटोमेटा सेकेंड वन। इसको अगर आप देखो, ये सेकेंड है, यहाँ पर आपके पास लेट सपोज कोई भी स्टेट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ए आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है ए आ रहा हो, राइट। तो यहाँ पर कोई भी आपका आ रहा है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये फाइनल स्टेट पर कभी भी पहुंच सकता है? क्या इस फाइनल स्टेट पर कभी भी कोई ट्रांजिशन पहुंच सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास इनपुट ट्रांजिशन ही नहीं है। तो इस केस में कितने भी आपके पास इनपुट्स आ जाएं, लेकिन आपके पास आउटपुट नहीं मिलेगा, बिकॉज फाइनाइट स्टेट जो है उसके अंदर हमने इनपुट नहीं दिखाया हुआ है। तो लैंग्वेज आपकी नल हो जाएगी एंड रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपका नल हो जाएगा। नाउ लेट अस सी थर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कोई भी अब यहाँ पर ए आ रहा है या फिर बी आ रहा है, इट डजंट मैटर, बट इस स्टेट के बाद या तो ए आपके फाइनल स्टेट में जाएगा या फिर बी आपके फाइनल स्टेट में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे या तो ए जाएगा या तो बी जाएगा, दोनों में से दोनों जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी, ए कॉमा बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए कॉमा बी। ऑब्वियसली लैंग्वेज यानी कि हम अल्फाबेट्स दिखा रहे होते हैं, क्या दिखा रहे होते हैं? अल्फाबेट्स दिखा रहे होते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने बताया है आपको, और वाला किस केस आप कैसे लिखते हो, ए प्लस बी लिखते हो, फाइन। अब ये वाला देख लो, आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई भी आ जाए, लेट सपोज कोई भी आपका ए भी आ जाए, लेकिन इस स्टेट के बाद क्या जा रहा है, आपका ए ही जा रहा है ना। इस स्टेट के बाद आपका ए ही इस स्टेट पे जा रहा है एंड इस स्टेट के बाद आपका बी ही इस स्टेट पर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ। ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए डॉट बी का मतलब है कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पर ए आपका मिडल होगा एंड बी जो है वो आपका फाइनल होगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज तो आपकी ए बी हो जाएगी, बिकॉज एक्सेप्ट तभी करेगा ना जब ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, यस। और उसके बाद ये दोनों भी हमारे जो है आंसर में आनी चाहिए, इसीलिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ए डॉट बी, डॉट यानी कि कॉन्कैटिनेशन, क्लियर। तो यू मस्ट टाइप ए पहले एंड देन बी टू बी एक्सेप्टेड, क्लियर। तो ए बी होगा तभी फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट होगा, अगर बी ए होगा तो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द केस, ओके। देन यू हैव अनदर ऑटोमेटा। इसके अंदर देख लो, फाइनल स्टेट में क्या हो रहा है, फाइनल स्टेट में आपका ए ही सेल्फ लूप में दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कितना भी हो, लेकिन ए अगर आ रहा है तो ए में आपका आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, फाइन। सो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि इसके अंदर क्या लैंग्वेज है, स्टार्ट और फाइनल आपकी सेम है, राइट। लूप चल रहा है आपके ए के ऊपर। तो या तो आपके पास क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी आ सकती है, नो इनपुट एट ऑल, दैट कैन बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज ए भी एक्सेप्ट हो पाएगा। और अगर दो ए आ जाए, दो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, तीन आ जाए, तीन भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, चार आ जाए, तो कितने भी आ जाए ए आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये लैंग्वेज अगर ऐसी दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा, ए रेज टू स्टार, यानी कि ए का क्लोजर। मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। सिक्स्थ वाला देख लो, यहाँ पर आपके पास एक ही स्टेट है एंड उसके अंदर ए आ रहा है तो ए लूप में जा रहा है, या बी आ रहा है तो बी लूप में जा रहा है ना। तो ए या बी ये मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार में ए ही होगा और बी ही होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों एक बार में ही होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये बार बार आ रहे हैं एंड कोई लिमिट नहीं दी हुई है। इसका मतलब कि आपका एप्सिलॉन भी हो सकता है, सिंगल ए भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, कितने टाइम्स भी ए हो सकते हैं, एंड सिंगल बी भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है, कितने टाइम्स भी बी भी हो सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दिस लैंग्वेज, एंड इसको हम कैसे दिखाते हैं, ए प्लस बी स्टार से, जो मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। देन ये वाला आप लोग देख लो, इसमें क्या है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है और ये वाली स्टेट है। अब इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो लूप है इसमें या तो एक बार में ए आएगा या तो एक बार में बी आएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर लेट सपोज ए आ गया, ए आ गया तो क्या होगा आपके मतलब प्रिंट में क्या आएगा, पहले तो ए आ जाएगा, उसके बाद आप बी पर चले जाओगे, ठीक है, यानी कि बी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ए प्रिंट होगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपके पास ए प्रिंट होगा,
ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, क्या केस है, देखो कि यहाँ पर ए बी है, लेकिन ए और ए लास्ट में फिक्स है, मतलब बी भी आ जाए तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, लेकिन लास्ट में ए ही आएगा, मतलब लास्ट का ए फिक्स है, लेकिन पहले ए बी भी आ सकता है और पहले बी ए भी आ सकता है, और ये लास्ट के ए यहाँ पर भी कॉमन, ठीक है। तो ये ए बी और बी ए ये दोनों आपके चेंज हो सकते हैं एज पर द इनपुट की ए आ रहा है या बी आ रहा है, तो यही दोनों लैंग्वेजेस हो जाएंगी। लेकिन ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हमने बिल्ड किया देख लो, मैंने आपको क्या बोला, या तो ए बी आएगा या तो बी ए आएगा, राइट। तो ए बी और बी ए आप ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट के बाद आप लोग कॉमन वाली चीज दिखा दोगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है ए ये कॉमन है एट द एंड, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे। सो दिस इज नथिंग बट योर रेगुलर एक्सप्रेशन गाइज। एट वाला देख लो, यहाँ पर एक स्टेट है, यहाँ पर एक स्टेट है। अब आप ये दोनों खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। अब आपके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो कि रिक्वायर्ड है वो हमने देख लिए हैं। यहाँ पर देख लो, पहले तो आपके पास या तो ए आ रहा है, अगर ए आ रहा है तो आपके पास ए आगे जा रहा है एंड ए बी, यानी कि लास्ट में जो है आपका ए बी आए या कुछ भी आए, मतलब ए और बी में से कुछ भी आए आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए आएगा फिर ए, यानी कि ए स्टार्टिंग में कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर बी ए, यानी कि बी ए स्टार्टिंग में यहाँ पर, मतलब अगर ए आ जाएगा तो ए आएगा, बी आ जाएगा तो बी ए आएगा, मतलब कि एक बार में या तो ए आ सकता है या एक बार में बी ए आ सकता है। तो हमने और को कैसे दिखा दिया, ए और बी ए, और उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में बस ए और बी ए की प्रॉपर्टी है, उसके बाद आपके पास ए आए या फिर ए आए या फिर ए मतलब बी आए या फिर बी ए आए, कुछ भी आए, दैट इज टोटली मतलब एक्सेप्टेड। तो लास्ट वाली ये जो केस है इसको आप कैसे दिखाओगे, ए प्लस बी स्टार, ऐसे आप दिखा रहे होगे, क्लियर है। देन नाइन्थ वाला देख लो, आपके पास यहाँ पर क्या है, अब देखो इसको खुद से भी करके देखना, बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टार्टिंग में ए या बी कोई भी एक्सेप्टेड है तो इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, लेकिन मिडल में देख लो डिफाइंड है कि ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और ए होना चाहिए, तो देख लो बीच में कॉमन वाली चीज हमने ऐसे दिखा दी, एंड लास्ट में ए बी कुछ भी चलेगा, तो लास्ट में ए बी का रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर रेगुलर एक्सप्रेशंस आर, एंड आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा आपको दे दिया जाएगा एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको उसके डिजाइन करने होंगे। सो इस ऐसे क्वेश्चंस आपको 3, 4, 5 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, एंड काफी सारे इसमें डायग्राम्स आपको मिल जाते हैं, क्लियर है। तो अब आई होप आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी स्टार इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जंस। मतलब कि अब रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जंस के हमें कुछ इक्वालिटीज पढ़नी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमें प्रूव्स करने हैं, एंड प्रूव्स करने के लिए ये इक्वालिटीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड थोड़ा सा अभी आप 5 मिनट ध्यान दे दोगे ना, तो ये पूरी आपकी मैं लर्न करवा दूंगी, क्लियर है। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करके बैठना। देखो सबसे पहले आपका क्या है, L1, यहाँ पर आपके पास नल है, नल प्लस आर, मुझे बताओ कि या तो नल या तो और, ये प्लस का हर जगह आपके अब रेगुलर एक्सप्रेशन में मतलब क्या है, और, ठीक है। तो नल प्लस आर अगर हम करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली आर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर नल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मैं ए बी को ऐड कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, ए बी ही आएगा, राइट। अगर आप 2 में ऐड कर रहे हो 0, आंसर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, सही है बात। तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखो कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, मतलब कि नल का कॉन्कैटिनेशन हो रहा है आर के साथ, तो ये इससे भी इक्वल है, मतलब कि वो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, सेम उस काइंड की प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों इक्वल है, एंड इसी को हम ये भी लिख सकते हैं नल। अब इसको मल्टीप्लीकेशन की तरह अज्यूम कर सकते हो कि 1 0 1 0 है, तो अगर 1 0 में 1 इंटू 0 कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, या फिर 0 इंटू 1 कर रही हूँ तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो दिस ये वाला केस है, क्या ये दोनों याद हो गए, ओके। अब मुझे बताओ क्या ए आर इज इक्वल टू आर ए हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। 2 इंटू 3, क्या 3 इंटू 2 हो सकता है, यस। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला कोई सीन नहीं है, बस मैं आपको याद कराने के लिए ट्रिक बना रही हूँ, क्लियर है। बस आप थोड़ा सा मतलब इन एग्जाम्पल्स को देख के इक्विवेलेंसेस को याद कर लोगे ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वरना यहाँ पर ही लोग अटक जाते हैं, क्लियर है। तो ए आर इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपका जो ए है इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक कांस्टेंट की तरह है, तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा, ठीक है। देन आपके पास ए स्टार है, तो ए स्टार को आप कैसे लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, और नल स्टार को आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो,
क्लियर है। देन आर प्लस आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर प्लस आर यानी कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है एंड दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन भी सेम है, यानी कि 0 1 है प्लस 0 1 है, तो इस केस में हमें क्या लिखना होता है, सिर्फ एक ही बार उसको लिखना होता है, यानी कि 0 1, यानी कि कितने बार भी आपका प्लस एक्सप्रेशन हो आपको सिर्फ एक ही बार लिखना होगा, लेकिन मेंटेन दिस टू वाला फॉर्म। ओके, तो आर प्लस आर, लेकिन याद रखो कि ये दोनों भी आर आपके सेम ही होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। देन अगर आपके पास आर क्लोजर यानी कि आर स्टार आ जाए, तो सेम जैसे ऊपर हमने देखा, आपको ये देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये अगेन प्रॉपर्टी है, ये दोनों भी रेगुलर एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए, तो आप इसको एक ही आर स्टार लिख सकते हो। फाइन। देन आपके पास आर स्टार है, यानी कि आर के साथ कॉन्कैटिनेट हो रहा है क्या आपका आर स्टार, तो दिस इज नथिंग बट सेम एज आर स्टार कॉन्कैटिनेट विद आर। ओके, देन आपके पास क्या है देख लो, आर स्टार रेस टू आर स्टार, आर स्टार रेस टू स्टार। ओके, आर स्टार रेस टू स्टार, तो इस केस में आपको एक ही स्टार लिखना होगा एज द फाइनल। ओके, तो ये आपका आर स्टार हो गया। अब यहाँ पर देख लो ए प्लस आर रेस टू स्टार, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आर स्टार। अब देखो इसको आप एज अ कांस्टेंट अज्यूम करो, तो ए प्लस आर स्टार हो रहा है, तो अगर मैंने इसको कांस्टेंट अज्यूम किया है तो ये पहले ही निकल गया, बचा मेरा आर स्टार। तो मुझे बताओ आर स्टार को हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, आर स्टार, तो आर स्टार अगर होता है उस केस में आपको सिर्फ आर स्टार कंसीडर करना होता है। क्या कंसीडर करना होता है, आर स्टार। देख लो यहाँ पे, ठीक है, कभी भी आपके पास आर स्टार हो रहा है तो इसको देखो, इसके आगे आप चाहो तो लिख लो, ये आर स्टार है, इसके इक्वल टू आर स्टार आर है, तो इसके आगे आप लिख लो, इसका आंसर सिर्फ आर स्टार होता है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ आर स्टार होता है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। एंड दैट पैटर्न सेम आपका अगर पहले आर स्टार आ जाता है एंड बाद में ये आता है, दैट इज ऑल्सो क्लियर, यानी कि ए प्लस ए, यहाँ पर ए आ जाएगा, क्लियर, यहाँ पर प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, तो जस्ट एसोसिएटिविटी यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करी हुई है। देन आपके पास है पी क्यू रेस टू स्टार, और यहाँ पर है पी, दैट इज इक्वल टू, मतलब पी पहले आ जाएगा, लेकिन ये जो है ना ये क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। फिर p प्लस क्यू रेस टू स्टार है, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू रेस टू स्टार को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो p प्लस क्यू रेस टू स्टार को हम लिख सकते हैं, अगर हम ब्रैकेट खोलें इसको हम लिख सकते हैं p स्टार और q स्टार, और का जो है आपका अब एंड हो जाएगा, यानी कि कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, और पूरा रेस टू स्टार भी आपका बन जाएगा, होल रेस टू स्टार। सिमिलर पैटर्न में ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्टार प्लस क्यू स्टार रेस टू स्टार। क्लियर है। देन यहाँ पर देख लो, p प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम एग्जैक्ट वैसे ही, और वैसे यहाँ पर आर पी प्लस क्यू है तो आर पी हो सकता है, यानी आर पी और आर क्यू हो सकता है, दैट्स इट। बस इतने इक्विवेलेंस के एक्सप्रेशंस हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू लर्न दिस बाय हार्ट दिस। प्लीज इसको आप एक बार, चलो स्टार्टिंग में आप देख देख के कर लेना, लेकिन बहुत सिंपल है, याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको याद करने वाली ट्रिक से ही सब बता दिए हैं। क्लियर, सो दिस वाज योर इक्विवेलेंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जांपल्स। यहाँ पर देख लो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको देखो यहाँ पर ये वाली आपकी साइड है, ये 10 प्लस 10 ये समथिंग है, ठीक है, इसको आपको इसके इक्वल दिखाना है। तो जब भी हमें इक्वल दिखाना होता है हम क्या कर देते हैं, LHS और RHS अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले LHS अज्यूम कर लेते हैं ये वाली साइड को। ठीक है, याद रखो इसमें अभी जो हमने 12 प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर देख लो आपके पास क्या है, 10 है यहाँ पर, और ये 10 है, और उसके बाद ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों भी प्लस में से मैं 10 को कॉमन ले सकती हूँ? यस, मैं 10 को कॉमन ले सकती हूँ। एंड यहाँ पर क्या बचेगा, अगर मैं 10 को कॉमन ले लूंगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं है जो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, ये याद रखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वाला केस चल रहा है। तो अगर मैंने 10 को बाहर ले लिया मतलब कि सेट में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाऊंगी, एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाऊंगी। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, और ये वाला पूरा आपका जो है ब्रैकेट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगर हम अपने एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पर देख लो, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो ये 110 प्लस 11 है, और यहाँ पर भी 110 प्लस 11 है। इसका मतलब ये दोनों भी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, लेकिन इस वाले के पास आर है और इस वाले के पास क्या है, आर
स्टार है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ करोगे तो सिर्फ ये वाला आपका जो है अज्यूम होगा, और अगर आर स्टार को और हम लोग एलैबोरेट करें तो हमारे पास आंसर सिर्फ आर स्टार बचता है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। तो ये 10 आपका एज इट इज इधर आ गया, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका आर स्टार बचा, यानी कि ये वाला पार्ट 110 प्लस 11 रेज टू स्टार। क्लियर है बात, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आरएचएस के अंदर मेरे पास ये वाला ब्रैकेट जो है वो कंपेरेबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने जो प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी थी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, P प्लस क्यू रेस टू स्टार वाली, जिसके अंदर मैं क्या लिख पा रही हूँ, P स्टार Q स्टार रेस टू स्टार, तो सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। देखो ये वाली प्रॉपर्टी, यानी कि ये मेरा P हो गया और ये मेरा Q हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा, 110 का स्टार यानी कि P स्टार, फिर Q स्टार लिखना है यानी कि 11 का स्टार, और पूरे का स्टार आ जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, दैट इज इट। एंड आपका आरएचएस जो है वो एग्जैक्टली सेम आ चुका है, एंड यू कैन प्रूव दैट दिस इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखो इतने इजी क्वेश्चंस आपके लिए 4-5 मार्क्स के आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ओके, सेकेंड देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू रेस टू स्टार पी एंड पी इज पी क्यू पी रेस टू स्टार, तो ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी में ही मैंने आपको दे दी है ये लाइन, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ आपको पूछा जा रहा है, तो कैसे करोगे आप प्रूफ, देखो एलएचएस कंसीडर कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, अब देखो ये दूसरा तरीका है आपके प्रूफ को एक्सप्लेन करने का, जब आपके पास प्रूफ ही प्रूफ करना हो तभी आपको क्या करना, मतलब जो इक्विवेलेंस के प्रॉपर्टी है वो ही आपको प्रूफ करनी है। उस केस में आप कैसे दिखाते हो, पी क्यू रेस टू स्टार है तो आप क्या करोगे, पी क्यू रेस टू स्टार का मतलब क्या है मुझे बताओ, पी क्यू यानी कि पी डॉट क्यू की बात हो रही है, कॉन्कैटिनेशन, यानी कि एक बार में पी क्यू दोनों भी साथ में ही आएंगे, एक बार में पी क्यू दोनों भी साथ में ही आएंगे। तो ये केस हमें बताना है, ये नहीं है अगर और होता पी और क्यू में कोई भी आ जाए तो पी और क्यू ऐसा सीन होता, लेकिन यहाँ पर पी क्यू है और ऊपर से क्लोजर है, मतलब कि पी क्यू कितने भी टाइम्स आपके साथ में आ सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो नल हो सकती है, दूसरी कंडीशन पी क्यू हो सकती है, तीसरी पी क्यू हो सकती है, तीसरी 3 टाइम्स पी क्यू हो सकती है। तो ऐसे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आपके पी क्यू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये स्टार लगा दिया है। उसके बाद आपके पास है पी, तो वो पी हमने कहाँ लगा दिया, देख लो यहाँ पर। अब अगर मैं देखूं मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, एज पर आर प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में आई एम टेलिंग यू। तो मैं क्या करूंगी, इस पी को क्या करूंगी, जैसे अभी ये नल है तो नल के बाद में मैंने पी को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देख लो तो ये क्या है, पी क्यू है, तो इसके बाद मैंने क्या कर दिया, पी को कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये याद रखो, मल्टीप्लाई मतलब कि कॉन्कैटिनेशन होता है आपके क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। अब पी क्यू के बाद आपको पी को ऐड करना है, तो देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अगर एक काइंड ऑफ मतलब ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो आपको पता है कि इसमें आपका P जो है ये पहले आना चाहिए और QP जो है वो बीच में बचना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर देखा तो P पहले आ गया था, P पहले आ गया था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अब आप चाहो तो इसको पहले भी आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो या फिर आप इसके बाद में भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, लेकिन आप अब इसको अगर पहले करोगे तो ये आपके एक्सप्रेशन को लाने के लिए हेल्प करेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर करने का कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि पी क्यू पी सेम है, करेक्ट है। अब यहाँ पर भी करोगे तो कोई पॉइंट अलग नहीं होगा, सेम ही आपका बन के आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर भी हमने हर जगह कॉन्कैटिनेट करके दिखा दिया। अब हमें P चाहिए कॉमन, तो इस P को हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, अब यहाँ पर आपका नल बचा और यहाँ पर क्या बचा, QP बचा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो, ये P अगर आप पहले ले लो, यहाँ पर आप पहले ही बाद में ही करो, राइट। यस, आप ना इसको पहले मत करो क्योंकि कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, तो आई विल मेक द चेंजेस, अदरवाइज बोथ द साइड्स आर मतलब इक्वल। तो यहाँ पर मैं P को कॉन्कैटिनेट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं P को कॉन्कैटिनेट कर देती हूँ। तो अब इस केस में क्या होगा, अब ये जो P अगर मेरा कॉमन में चला जाएगा तो मुझे QP मिलेगा। ठीक है, अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैंने पहले क्यों नहीं किया, तो देखो पहले मुझे लग रहा था कि ठीक है प्रॉपरली हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर एक P यहाँ पे चला जाएगा तो PQ बचेगा, लेकिन चाहिए तो हमें QP का फॉर्मेट, राइट। तो इस केस में मैंने क्या कर दिया, बाद में ही कर दिया। तो यहाँ पर भी अगर एक P मेरा यहाँ पे चला जाता है तो बचता क्या है, मेरा QP वाला फॉर्मेट। क्लियर है। अब आराम से मैं क्या लिख सकती हूँ, P लिख सकती हूँ और अपने QP का स्टार लिख सकती हूँ, क्योंकि ये QP का स्टार ही हुआ ना,
QP का स्टार ही तो हुआ कि आपका QP एक साथ आ रहा है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है. सो नाउ दिस इज नथिंग बट योर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट इज इक्वल टू RHS. तो आपको ऐसे मैनुअली चीजें जो है अच्छे से करके दिखानी होंगी. लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू ऑफ द फॉलोइंग 4 रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है, यानी कि ये 4 आपको दे दिए हैं. अब आपको बोला जा रहा है कि इनमें से पहचानो कौन से 2 जो है वो इक्विवेलेंट है. विच 2. ओके, तो अब आप क्या करो, एक एक को पहले एक्सपांड कर लो, समझ लो कि एक एक का मतलब क्या है. तो मैं अगर पहले एकदम छोटा वाला देख लूं, क्योंकि छोटा वाला मुझे हेल्प करेगा, तो मैंने 0 स्टार कर दिया, यानी कि 0 का क्लोजर. तो जैसे 1 का क्लोजर मैंने आपको करके दिखाया था, तो सिमिलर पैटर्न में 0 का क्या होगा, या नल हो सकता है, या 1 टाइम 0, 2 टाइम 0, 3 टाइम 0, एन नंबर ऑफ टाइम 0. तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल, कि ये जो है एनी नंबर ऑफ जीरोस को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट अगर मैं देख लूं, तो चलो ये उससे छोटा मुझे मतलब इससे थोड़ा बड़ा मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली. तो 0 0 स्टार अगर मैं देख लूं, 0 0 स्टार, तो मुझे बताओ क्या होगा इसका मतलब. ऑब्वियसली पहले तो नल होगा, उसके बाद 2 0, क्योंकि 2 0 एक साथ आने चाहिए चाहे कितने भी बार आए. तो 2 0 एक बार, उसके बाद एक मतलब देखो 2 टाइम्स 2 0, 3 टाइम्स 2 0. क्लियर है ना, बात तो आपको समझ में आ गई होगी. तो अगर मैं इतने बार कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ 6 आएंगे, उसके बाद 8 आएंगे, उसके बाद 10 आएंगे. इसका मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं मुझे. राइट है ना. तो ये वाले एक्सप्रेशन ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं. तो क्या ये और ये इक्वल है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर एनी नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है. यहाँ पर क्या है, इवन नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों आपके इक्वल तो होने से रहे. चलो अब नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं. 0 0 स्टार. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो ये वाला जो केस है 0 0 स्टार, ये तो एग्जैक्टली यही वाला केस है ना. अब इसमें बोल दिया है कि स्टार्टिंग में 0 कॉन्कैटिनेट कर दो, मतलब कि नल तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आपको कॉन्कैटिनेट कर रहा है, मतलब कि इससे पहले 0 लगा देना है तो 3 आ गए, इससे पहले 0 लगा देना है तो 5 आ गए, इससे पहले 0 लगा देना है तो आपके 7 आ गए. तो मतलब कि 1 मतलब आप अगर देखें तो 1 से नहीं, लेकिन 3 5 7 आएगा. उसके बाद मतलब कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस आपको मिल रहे हैं. क्या मिल रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस आपको मिल रहे हैं. तो क्या इन तीनों में भी कोई भी इक्विवेलेंस आपको दिखा, नहीं, क्योंकि ये एनी नंबर ऑफ जीरो, ये इवन है, ये ऑड है. चलो बचता आपका ये फर्स्ट वाला है, तो इसको देख लेते हैं. तो आपके पास क्या है, 0 0 का स्टार प्लस नल प्लस 0 है. तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होगा. यहाँ पर ये है आपका ऑड, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है आपका नल प्लस 0, यानी कि सॉरी ये ऑड नहीं है, ये आपका इवन है. तो ये है इवन, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया है ये. तो मैं सिंपल क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मेरी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर ये जो 0 0 स्टार है, ये इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई वाला केस कर देती हूँ, यानी कॉन्कैटिनेट कर देती हूँ. तो यहाँ पर ये कॉन्कैटिनेट हो गया. सिमिलरली इसके साथ हो गया, तो अब 0 के साथ कर देते हैं, तो इसके साथ भी हो गया. अब ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है, इसके साथ अगर मैंने नल किया, तो क्या कुछ कॉन्कैटिनेशन से मतलब हुआ क्या. 0 0 स्टार में अगर मैंने कॉन्कैटिनेट किया नल को, तो कोई असर हुआ नहीं, क्योंकि नल तो नल होता है. तो ये तो इवन नंबर ऑफ जीरोस ही बचा. अब अगर मैं 0 कर देती हूँ, मतलब कि ये 0 है एंड ये 0 0 का स्टार है. अब देखो आप इस 0 को इस साइड भी रख सकते हो, नो इशू. तो अगर 0 और 0 0 स्टार है, तो इसके अंदर ये इवन है, और अगर मैं एक और 0 कॉन्कैटिनेट करती रहूंगी, यानी कि ये वाला केस बन गया, यानी कि ऑड नंबर वाला केस बन गया. तो यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर का क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है. क्लियर है. तो क्या ये इवन और ऑड दोनों मिला के एनी नंबर ऑफ जीरोस बन जा रहे हैं. एग्जैक्टली तो अगर मैं अब देखूं, तो एनी नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर है और एनी नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर है. तो ये और ये दोनों क्या है आपके इक्विवेलेंट है. तो ये हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट दिखा दिए. इज दिस इजी, वेरी इजी ना. तो ऐसे आपको करने होते हैं. अब आपको कोई भी ऑपरेशंस आ जाए अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, आप अच्छे से उनको प्रूव कर सकते हो. सारी आइडेंटिटीज आपको पता है एंड कैसे करना है वो भी मैंने आपको सब बता दिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आर्डन्स थ्योरम, जिसका 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में होता है. तो इसको प्लीज अच्छे से समझना. मैं किस काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. पहले तो मार्क्स देख लो, 6 और 8 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन आता है. डायरेक्ट थ्योरम पे आपको क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट थ्योरम एक्सप्लेन करो, तो आपको ये थ्योरम का डेफिनेशन लिखना होता है, फिर इसका आपको प्रूफ बताना होता है.
ठीक है। बाकी आपको इसके ऊपर एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आर्डन्स थ्योरम इस पर्टिकुलर यूनिट का एकदम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो, आपको यहाँ पे बोला जाता है, अब आर्डन्स थ्योरम क्या करता है, सबसे पहली बात हमारा जो डीएफए है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आर्डन्स थ्योरम की आपकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो लेट पी एंड क्यू, P एंड Q का मतलब क्या है, P एंड Q यानी कि सिंपल आप दो अल्फाबेट्स कंसीडर कर रहे हो, क्लियर है। बी टू रेगुलर एक्सप्रेशंस, मतलब कि दो अलग रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ओवर एनी अल्फाबेट, अगर P डज नॉट कंटेन दिस अल्फाबेट देन द फॉलोइंग इक्वेशन इज योर R, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन, क्लियर है। नाउ अगर सिंपल मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है, एकदम 2 लाइन में समझा दूं, तो आपको जो है अपने पूरे भी एग्जाम्पल में जो भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ होगा उस एग्जाम्पल को आपको इस एक्सप्रेशन में, इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ आ जाना चाहिए एंड ऐसा आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्यू प्लस आरपी के फॉर्मेट में आपको लेके आना है। एंड जैसे ही आप इस फॉर्मेट में अपने इक्वेशन को लेके आ जाते हो तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, क्यू पी स्टार, जो कि ऑलरेडी आर्डेंस ने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इसके प्रूफ पे हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है, अगर जब आप आर्डेंस थ्योरम पे एग्जांपल्स करोगे ना, उस केस में जो भी एक्सप्रेशन होगा आपका उसको आपको इस फॉर्मेट में लेके आने का काम करना है। एंड जैसे ही इस फॉर्मेट में आ जाता है आपको ये वाला आंसर छाप देना है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर आर्डेंस थ्योरम, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेटमेंट है, क्या, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी, R इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी। तो अब क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करना है ना, तो थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब हमें पता है कि हमारा R क्या है, देखो यहाँ से R इज नथिंग बट क्यूपी स्टार, जो कि हमें आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली R इज इक्वल टू क्यूपी स्टार को यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो सिंपल मेरा ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, R इज इक्वल टू क्यू, ये Q एज इट इज, और इस R की जगह मैं क्या लिख दूंगी, QP रेज टू स्टार। याद रखो P के ऊपर ही स्टार है, दोनों QP के ऊपर स्टार नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ये ब्रैकेट है और यहाँ पर ये क्लोजर है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये Q तो मेरा यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब QP स्टार को मैं लिख सकती हूँ क्या, मेरे पास नल है, फिर क्या है मेरे पास P स्टार P, यहाँ पर क्या है P स्टार P मैं लिख सकती हूँ। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है। ये नल अगर है, नल प्लस P स्टार P, तो मेरे पास क्या बचेगा, P स्टार ही बचेगा। तो इस पूरी की पूरी चीज को यहाँ पर हमने कैसे डिनोट कर दिया, QP स्टार, ऐसे हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो क्या ये QP स्टार के इक्वल आया ये वाला इक्वेशन, यस, ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने ऐसे प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो यही सेम इक्वेशन आपको लेनी है, Q प्लस आरपी, सेम एक्सप्रेशन आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको R की जगह इसी पूरे इक्वेशन को क्या कर देना है, पुट कर देना है। यानी कि यही जो Q प्लस आरपी है ना, इसी को आपको अब पुट कर देना है इस R की जगह। तो अब क्या होगा देख लो, ये Q तो आपका एज इट इज है, अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो QP इधर आ गया, और फिर यहाँ पर आपको ये RP को यहाँ पर करना है, तो ये RP का स्क्वायर हो गया, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि P हो गया है ना, तो RP का स्क्वायर हो गया। अब मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे बताओ, वापस से मेरे पास R आ गया, तो क्या मैं वापस से R के अंदर ये पुट कर सकती हूँ, ऑब्वियसली पुट कर सकती हूँ। तो वापस से R की जगह हमने Q प्लस आरपी को पुट कर दिया, ठीक है। तो देख लो ये Q एज इट इज है, QP एज इट इज है, इस R की जगह Q प्लस आरपी आ गया और इस P स्क्वायर की जगह P स्क्वायर ही रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, जस्ट आपको अब इसको एक्सपांड करना है। कैसे एक्सपांड करना है, देखो QP है, अब आपको इसका QP स्क्वायर करना है, फिर RP का स्क्वायर करना है, इसका मतलब QP स्क्वायर, फिर आएगा आपका RP क्यूब एंड RP रेज टू n+1। इसका मतलब आप अगर Q को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास इस Q के लिए तो नल बचेगा, इस Q के लिए P बचेगा, इस Q के लिए P स्क्वायर बचेगा, तो ऐसे आपके P रेज टू n तक बचेगा और एट लास्ट आपका RP रेज टू n+1 तक बचेगा। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये P का क्लोजर है, क्या है ये P का क्लोजर है, तो यहाँ पर आपका ये QP स्टार बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, ये QP स्टार जो है वो प्रूव हो चुका है कि ये इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर भी आपको इसको अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरम
जो है आपकी, ये आपको पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये दोनों भी प्रूफ आपको बताने होंगे, आपको उसका जो प्रिंसिपल ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशन वो बताना होगा, एंड दैट्स इट। चाहो तो एग्जाम्पल लेके बता सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन। अब यहाँ पर देख लो इसके एग्जाम्पल्स कैसे हम करते हैं वो। यहाँ पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर द फॉलोइंग डीएफए। अब आपको डीएफए दे दिया है, आपको आरई निकालना है। अब आरई यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन, और डीएफए को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की थ्योरम है आपकी आर्डन्स थ्योरम। तो यहाँ पर आप देख लो, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अब अपना मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लो। क्या है, आपके पास 4 स्टेट्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अब आपको क्या करना है, एक एक स्टेट पे ध्यान देना है। क्या है, सबसे पहले आपको स्टेट इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। स्टेट इक्वेशंस, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखो। आपका क्या है यहाँ पे Q1। अब Q1 का स्टेट इक्वेशन कैसे आएगा, Q1 का स्टेट इक्वेशन ऐसे आएगा कि सबसे पहले तो ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, फाइनल भी है लेकिन इनिशियल भी तो है। तो जैसे ही वो इनिशियल स्टेट होती है तो सबसे पहले आपको नल यहाँ पर जो है एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। रिमेंबर दिस विल ओनली बी फॉर योर इनिशियल स्टेट। उसके बाद बस आपको कंसीडर करना है एंटरिंग वंस। एंटरिंग वंस यानी कि जो भी इस पर्टिकुलर स्टेट में इनपुट आ रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये इनपुट आ रहा है, यस ये इनपुट आ रहा है, तो ये क्या है, Q3A। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, Q3A लिख देना है, ठीक है। अब ये एक है, अब यहाँ पर ये वाला भी तो इनपुट आ रहा है, ये वाला भी तो इनपुट आ रहा है, तो ये क्या है, Q2B। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q2B। क्या और कोई इनपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपके पूरा का पूरा Q1 का स्टेट इक्वेशन क्या बना, ये एक तो नल बना बिकॉज ये इनिशियल स्टेट है, और ये वाले के लिए आपका Q2B बना तो ये Q2B, और ये वाले के लिए Q3A बना तो Q3A। बस इतना याद रखो कि जितने इनपुट आ रहे हैं, आउटपुट से आपको मतलब नहीं है, जितने इनपुट आ रहे हैं उससे आपको स्टेट इक्वेशन बनाना है। अब आप Q2 का आराम से बना सकते हो, यस। तो इसमें कौन सी इनपुट आ रही है, बस ये इनपुट आ रही है, ये वाला ट्रांजिशन फंक्शन इनपुट आ रहा है, तो ये क्या है, Q1A। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1A। एग्जैक्टली एक है तो बस एक ही आएगा। फिर Q3 के लिए देखें तो इसके पास क्या है, ये वाली इनपुट है, राइट। तो ये क्या है, Q1 और B। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1B, है ना। अब देखो Q4 के पास ज्यादा इनपुट्स हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, सबसे पहले तो ये वाला देख लेते हैं, क्या, Q2A। तो यहाँ पर देख लो क्या आ गया, सबसे पहले Q2A। उसके बाद ये वाला देख लो, ये क्या है, Q3B। तो यहाँ पर आ गया Q3B। उसके बाद Q4 के ऊपर A भी है और B भी है, तो इसको कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। Q4 सबसे पहले आप A के लिए लिखोगे तो Q4A, और Q4 ही आप B के लिए लिखोगे क्योंकि सेल्फ स्टेट यानी हम इसी पे रह रहे हैं, राइट। तो Q4B आप लिखोगे। तो यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे लिखेंगे, Q4 को कॉमन लेके, और एक बार में या तो A आएगा या तो B आएगा, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया A प्लस B। यानी कि सिंपल Q4 को आपने ले लिया कॉमन, एंड उसके बाद आपके पास आ गया A प्लस B, सिंपल बस। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हमारे पास चारों भी स्टेट्स के लिए स्टेट्स फंक्शंस है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है Q1 सबसे पहले आपको देखना है फाइनल स्टेट कौन सी है। देखो ये सबसे पहला स्टेप था स्टेट फंक्शन इक्वेशंस फाइंड आउट करने का। अब सेकंड स्टेप है कि आपको देखना है कि फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट आपकी Q1 है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो स्टेट इक्वेशन है ये आपकी अब मेन इक्वेशन हो गई, क्यों, क्योंकि ये फाइनल स्टेट की इक्वेशन है ना। अब आपको क्या करना है, जितने भी और स्टेट्स की इक्वेशंस आपने निकाली है ना, उन सारे स्टेट की इक्वेशंस को इस Q1 के अंदर पुट कर देना है। मतलब कि अब जैसे यहाँ पर Q2 है ना, तो उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर Q3 है ना, तो उसकी जगह पे सॉरी ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अब आपका Q1 क्या बन जाएगा, Q1 में हमने Q2 की जगह ये पुट कर दिया और Q3 की जगह ये पुट कर दिया। देखो अब आपका जो एप्सिलॉन है, एक सेकेंड, आपका जो एप्सिलॉन है वो एज इट इज रहा। Q2 की जगह आ गया Q1A, और Q3 की जगह आ गया Q1B। देख लो Q1A Q1B, क्लियर। और जो यहाँ पे B था, यहाँ पर A था, वो एज इट इज रहा। ओके, अब ये क्या है, ये B है, तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, साफ साफ बात है। और ये Q1 है तो इसके साथ नहीं होगा आपका, ये इसका मल्टीप्लीकेशन काइंड ऑफ जो हम करते हैं ना, इसके साथ नहीं होगा, सिर्फ अल्फाबेट का अल्फाबेट के साथ कॉन्कैटिनेशन होगा। तो यहाँ पे है एप्सिलॉन, यहाँ पे आ जाएगा Q1AB, और यहाँ पर आ जाएगा Q1BA। तो अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो Q1 कॉमन है, एंड यहाँ पर क्या है आपका AB है, और यहाँ पर क्या है आपका BA है, दोनों आपने क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो मुझे बताओ
अब क्या ये Q प्लस आरपी के फॉर्मेट में आ गया। तो बाय आर्डन्स थ्योरम हम देख सकते हैं ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका P है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कैसे लाइक यहाँ पर क्या है Q प्लस आरपी, तो Q प्लस आरपी को आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, Q P का स्टार लिख सकते हो। तो यहाँ पर Q क्या है आपका, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, और P क्या है आपका, P है आपका ये ब्रैकेट AB प्लस बी ए, तो AB प्लस बी ए का आपने स्टार लिख दिया। तो एज बाय यूजिंग आर्डन्स थ्योरम हमने ये डायरेक्टली, मतलब कि अब आपको इसको और सॉल्व करना नहीं है, अब आपको डायरेक्टली इसको क्या करना है, आर्डन्स थ्योरम से डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख देना है। एंड जैसे कि अब ये नल स्ट्रिंग है, तो किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में नल स्ट्रिंग अगर आपकी यहाँ पर आ रही है तो डायरेक्टली आप उसको रिमूव कर सकते हो एंड AB प्लस बी ए का स्टार लिख सकते हो। तो दिस इज नथिंग बट योर Q1। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, ये क्या है, ये DFA है ना, तो इस DFA का ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका बन गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट योर DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग योर आर्डन्स थ्योरम। था ना कितना सिंपल। अब आपको कोई भी DFA बोल दें, आपको सिंपल 2 स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले जो DFA है उसकी स्टेट इक्वेशंस निकाल लेनी है जो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई है, एंड जो फाइनल स्टेट हो। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, चलो यहाँ पे तो एक फाइनल स्टेट थी, हो सकता है 2 फाइनल स्टेट हो, 3 फाइनल स्टेट हो, 4 भी फाइनल स्टेट हो, तो आपको फिर पहले सबके लिए करना पड़ेगा, एक एक करके सबके लिए करना पड़ेगा, एंड लास्ट में जाके उन सबको आपको, जैसे कि ये AB लेट सपोज Q1 के लिए आ गया जो फाइनल स्टेट है, फिर BA आ गया सेकेंड वाले के लिए जो फाइनल स्टेट है, तो आपको इन दोनों को ऐड कर देना है एंड दैट विल बी योर फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। जो अब ये एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्डन्स थ्योरम एंड बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आपने इस ट्रिक से इसको समझ लिया होगा तो। ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड वन, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आप इसके बाद जो है कोई भी DFA कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये 2 फाइनल स्टेट्स हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो स्टेट इक्वेशंस बनाने हैं, जो अब आप वीडियो पॉज करके खुद से विदाउट सीइंग दिस आप ड्रॉ करना। क्लियर, प्लीज जो है लिखना, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा स्टेट इक्वेशंस। तो Q1 के ऊपर पहले तो इनिशियल है, तो आपके पास यहाँ पर ये नल आ जाएगा। ठीक है, ये नल आ जाएगा, एंड उसके बाद Q1 में ही 0 आ रहा है, लेकिन किसका है, Q1 का ही है, तो यहाँ पर Q1 0 आ जाएगा। याद रखो यहाँ पर 1 और 0 आपके अल्फाबेट्स हैं, तो 1 और 0 को अल्फाबेट्स अज्यूम करना, 0 को नल अज्यूम मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे Q2, इसमें नल आपका क्या आ रहा है, इनपुट Q1 1, तो Q1 1 आ गया, और यहाँ पर इनपुट क्या आ रहा है, Q2 1, तो Q2 1 आ गया। यहाँ पर Q3 है, तो Q3 के अंदर इनपुट Q2 0 आ गया, Q2 0, और यहाँ पर Q3 0 और Q3 1, Q3 0 Q3 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q3 0 प्लस 1। तो ये पूरा आपका फाइनल स्टेट इक्वेशन आ गया Q3 का। तो अब इन तीनों के आ गए, अब देखना है आपको फाइनल स्टेट कौन सी है, तो 2 फाइनल स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले इस वाले के लिए कर लो। तो Q1 है आपके पास, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके पास ये नल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले नल लिख सकते हैं उसके बाद भी Q1 0 लिख सकते हैं। यस, यहाँ पर कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है। तो देख लो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपके पास Q1 है आपका डायरेक्टली एम्प्टी स्ट्रिंग और Q1 0, तो भाई मुझे ये सब्सटीट्यूट करके ही, यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि Q1 ही है, बाकी Q2 Q3 अगर होता तो मैं इन वाले एक्सप्रेशन से उनको क्या कर देती, रिप्लेस कर देती, लेकिन यहाँ पर Q2 Q3 है ही नहीं इस इक्वेशन में। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो डायरेक्ट मुझे क्या दिख रहा है, मेरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, कौन सा वाला, R इज इक्वल टू Q प्लस RP। क्या ये आपका Q है, यस। क्या ये R और P है कॉन्कैटिनेशन में, यस, तो ये तो डायरेक्ट मिल गया। एंड जब आपका क्या होता है, R इज इक्वल टू Q प्लस RP होता है, तब आप क्या लिख देते हो, डायरेक्ट आंसर आप लिख देते हो R इज इक्वल टू QP का स्टार। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, QP का स्टार। तो Q आपका ये है और P आपका 0 है, तो QP का स्टार आपका हो गया। अब मुझे बताओ ये नल है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पे क्या बचा, 0 का स्टार, यानी कि 0 क्लोजर है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है आपका सेकेंड वाला फाइनल स्टेट, दैट इज योर Q2। तो देख लो फाइनल स्टेट सेकेंड है आपकी Q2, एंड Q2 का जो फाइनल स्टेट इक्वेशन है वो है Q1 1 और Q2 1। तो यहाँ पे देख लो Q1 1 और Q2 1, लेकिन अभी हमने Q1 की वैल्यू तो निकाल ली ना,
जो कि जीरो क्लोजर है बस। तो यहाँ पर मैंने Q1 की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 स्टार लिख दिया। तो यहाँ पर ये 1 एज इट इज रहा और ये Q2 1। तो अब मैं वापस से देख लूं तो भाई मुझे वापस से R इज इक्वल टू Q प्लस RP वाला फॉर्मेट इधर ही दिख गया, ज्यादा मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा मैं Q अज्यूम कर सकती हूँ और ये मेरा R और P अज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। यस, यू कैन अज्यूम लाइक दिस ऑल्सो। एंड डायरेक्टली बाय यूजिंग आर्डन्स थ्योरम अब हम क्या लिख सकते हैं, QP का स्टार लिख सकते हैं, यानी कि ये Q है तो ये Q आपका इधर आ गया, और P है आपका 1 तो 1 का आपने यहाँ पे स्टार कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट योर आर्डन्स थ्योरम। एंड जब आपके दो फाइनल स्टेट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर Q1 और Q2, तो Q1 का जो आंसर है जो कि है आपका 0 स्टार, और Q2 का आंसर जो कि ये है, इन दोनों का आपको यूनियन कर देना होता है। यानी कि देख लो ये आपके Q1 का आंसर है और ये आपके Q2 का आंसर है। अब आपका हो रहा है तो आप और सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर देख लो 0 स्टार कॉमन है तो आपने कॉमन निकाल लिया, और इसके लिए 1 नहीं लिखना होता है, हमेशा क्या लिखना होता है, नल, क्योंकि 0 स्टार इंटू नल ही आपका 0 स्टार आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह आपने ये लिख दिया और प्लस आपका ये जो है पूरा ये यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट। और बाय आइडेंटिटी ये जो है R स्टार है, R स्टार है, तो जब R स्टार होता है तो बाय आइडेंटिटी हम सिर्फ R स्टार लिखते हैं, तो 1 स्टार को हम डायरेक्टली 1 स्टार लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 0 स्टार एज इट इज, और इस पूरे को हमने 1 स्टार लिख दिया, नल को हमने रिमूव कर दिया, तो 0 स्टार 1 स्टार आपका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्या ये कितना सिंपल था, है ना। तो DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन अब आप बहुत इजीली आर्डन्स थ्योरम से कर सकते हो। एंड यस, वी आर डन विद द आर्डन्स थ्योरम। नाउ लेट अस सी पंपिंग लेमा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी और कंफ्यूजिंग लग सकता है इन स्टार्ट, बट अगेन जैसे अभी तक आपने समझ लिया वैसे ही समझोगे तो बहुत इजी जाएगा। चलो, पंपिंग लेमा का थ्योरम क्या है, देखो ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको थ्योरम्स आ सकती है, क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पे, तो बहुत इजीली आपको मैं पहले थ्योरम बता रही हूँ, फिर हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो चीजें आपकी बहुत सिंपल चल रही हैं। अब चलो थ्योरम की हम बात कर रहे थे, तो सी इट इज यूज्ड टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। मतलब क्या, हमने ऐसा क्यों लिखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहा है। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज रेगुलर। तो इसको बहुत अच्छे से समझो इस वाले इससे फ्लो चार्ट से। देखो आपको क्या है, ये पंपिंग लेमा एक टेस्ट है, ठीक है। कोई लैंग्वेज आपने दी तो आपको पता चलेगा कि वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। देखो अगर पंपिंग लेमा टेस्ट आपका पास हो जाता है तो आपको पता चलेगा कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, लेकिन ये अनडिसाइडेबल है, मतलब कि ये हमने फाइनल आंसर नहीं निकाल लिया कि ये रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन अगर ये पंपिंग लेमा टेस्ट आपका फेल हो जाता है, उस केस में आप बताते हो कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज का मतलब कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, सही बात है। तो ये जो चीज है ये डिसाइडेबल है, मतलब कि ये कंपल्सरीली करेक्ट है, लेकिन ये रेगुलर लैंग्वेज बोलने के बाद भी अनडिसाइडेबल है, मतलब कि फाइनल नहीं है। इसीलिए पास होने के बाद रेगुलर लैंग्वेज है हम, लेकिन अनडिसाइडेबल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि हम इसको रेगुलर लैंग्वेज को चेक करने के लिए नहीं लेंगे, नहीं यूज करेंगे पंपिंग लेमा टेस्ट, क्योंकि ये अनडिसाइडेबल है, हमें कभी आंसर करेक्ट मिलेगा, कभी हमें आंसर रॉन्ग मिलेगा। लेकिन पंपिंग लेमा टेस्ट अगर फेल होता है तो ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, ये डिसाइडेबल है, मतलब कि ये फाइनल है। तो जो फाइनल है, जैसे चाहे वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए है, लेकिन ये अभी हम अज्यूम करेंगे। तो नॉर्मल जो पंपिंग लेमा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं वो यूं यूज करते हैं कि हम देखें कि वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि रेगुलर तो हमें गलत भी आंसर मिल सकता है, लेकिन ये तो सही ही मिलेगा, राइट। तो हमेशा हम चेक करेंगे पंपिंग लेमा टेस्ट से, अगर पंपिंग लेमा टेस्ट फेल हो रहा है मतलब कि हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू योर पंपिंग लेमा टेस्ट, दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट्स थ्योरम। तो थ्योरम में बोला जा रहा है इट इज यूज्ड टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। अब ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रूव द लैंग्वेज इज रेगुलर। अब ये क्यों कैन नॉट बोला जा रहा है, इसका भी आंसर अब आपको मिल गया, क्यों, क्योंकि वो अनडिसाइडेबल देता है ना। अब यहाँ पर देख लो, अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि अगर आपकी L जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है, तो हमेशा जो पंपिंग लेंथ होती है उसको हम P से डिनोट करते हैं, सच दैट ओनली स्ट्रिंग S वेयर S जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू पंपिंग लेमा लेंथ है, दिस में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। याद रखो आपकी कोई भी स्ट्रिंग है A, तो इसको आपको 3 पार्ट्स में तोड़ना होता है। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं X, और इसको एक Y बोल सकते हैं, इसको Z बोल सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। या फिर अगर ए बी वही स्ट्रिंग है, हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया,
है ना। तो ऐसे आपको हमेशा 3 पार्ट्स में तोड़ना होता है, ठीक है। वेरी सिंपल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी जैसे मैंने आपको तोड़ के दिखाया ना, ए के अंदर ये x है, लेट सपोज ये y है, ये z है, तो ये x, ये y और ये z है ना, इनमें से हमेशा जो आपकी पंपिंग वाली होती है y। तो हमेशा ये याद रखो कि जो बीच वाली है वो आपकी y होती है। अभी जरूरी नहीं है, अगर ए के अंदर मैं y को ये अज्यूम कर रही हूँ तो आप बी ए को भी अज्यूम कर सकते हो, आप चाहो बी को भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन एक तो होना ही चाहिए x और एक तो होना ही चाहिए आपका z, ठीक है, चाहे ये आपका y हो, ठीक है। तो ये इसीलिए इस y को क्या बोलते हैं, ये पंपिंग y है, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y रेज टू i से, ठीक है। फॉर एवरी i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये याद रखो, हमेशा y ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि हमेशा आपका जो ए वापस दिखाती हूँ, जो आपका a है, जैसे कि अभी हमने इसको y कंसीडर किया, तो हमेशा आपका y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट एक जो अल्फाबेट है वो आपका y में प्रेजेंट होना चाहिए, और आपका xy जो है वो लेस देन इक्वल टू p होता है, ओके। बाकी पंपिंग लेमा टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं, जो कि 6 to 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आता है। एंड एक बार आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा सब कुछ। देख लो, पंपिंग लेमा, आपको क्वेश्चन है कि यूजिंग पंपिंग लेमा प्रूव करो कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका होता है, चाहे नॉट रेगुलर बोले या रेगुलर बोले क्वेश्चन में, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम कर लेना होता है, जो कि एकदम स्टार पॉइंट में ट्रिक बताऊंगी आपको, कि आपका जो एल है वो क्या है, रेगुलर है। आपको हमेशा लैंग्वेज को रेगुलर अज्यूम करना होता है, लास्ट में आपको पता चलता है कि वो रेगुलर है या नहीं है, एग्जैक्टली, ओके। चलो, अब आपकी स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर लैंग्वेज में, देख लो, ए एन बी एन सच दैट एन आपका जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ए रेज टू एन बी रेज टू एन है, तो स्ट्रिंग आपकी क्या है, ए रेज टू एन बी रेज टू एन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका n बोला जा रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अनटिल n। तो हम लेट सपोज मेरी मर्जी है, मुझे 2 अज्यूम करना है n को, तो मेरा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डबल a डबल b ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब सिमिलरली अगर n मेरा 3 हो गया, तो मैं a क्यूब b क्यूब लिखूंगी, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, a b b b, है ना। अब कोई भी एक्सप्रेशन चाहो तो ये ले लो या चाहो तो ये ले लो, रिप्रेजेंट तो इसी लैंग्वेज को कर रहा है, यस। तो चाहे तो मैं अब क्या कर रही हूँ, अभी मुझे पंपिंग लेमा से इसको देखना है कि रेगुलर है या नहीं, तो मैं पहले केस में कंसीडर कर लेती हूँ, चलो यही वाली स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर कंसीडर कर ली, ठीक है। अब मुझे एक्स वाई जेड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा अपनी स्ट्रिंग को, तो लेट सपोज ये दो ए को मैंने एक्स समझ लिया, ये दो ए बी को मैंने वाई समझ लिया, और ये ए जेड को मैंने जेड समझ लिया। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये ए है, ए बी है और बी बी है, ठीक है। तो मेरा ये एक्स है, ये मेरा जो है ये मैंने y कंसीडर किया है, ठीक है। अब आपको ये केस 1 है, अब आप केस 2 में क्या कर सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन दूसरा ले सकते हो, ठीक है, लेकिन x y z आपका ऐसे ही फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका y जो होता है वो पंपिंग होता है, तो हमेशा पंपिंग को आप ऐसे एरो से दिखा सकते हो, ठीक है। अब पंपिंग का मतलब, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, ये पंपिंग है, इसका मतलब कि अब आप इसको जो है डबल करोगे, क्या करोगे, डबल करोगे, चेक करने के लिए कि ये रेगुलर है या नहीं है। आप इसको कैसे लिखोगे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसको आप अब क्या करोगे, ये जो x है, x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपका y है ना, तो उसको आपको कर लेना है डबल, यानी कि ए बी और ए बी, ठीक है। और अब ये जो z है ये आपका एज इट इज आ जाएगा इधर बी बी। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आपका वो जो y है वो कौन सा है, ये वाला y है, ठीक है। चलो अभी तक के लिए आपको चीजें क्लियर होंगी, लेकिन क्या ये जो है मेरे नेक्स्ट वाले को या फिर कोई और भी, लेकिन a रेज टू एन बी रेज टू एन फॉर्मेट को जो है बता रहा है कि नहीं, कि ये प्रूव कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना होगा। देखो अगर ध्यान से हम देखें तो मेरे पास एक a जो है वो इधर 3 है और इधर 1 है, मतलब कि a जो है अगर मैं 4 के लिए देखूं तो मेरे पास 4 a है, और b भी अगर मैं देखूं तो 4 b है, मतलब कि a रेज टू 4 b रेज टू 4 के अंदर 4 4 तो आ गए,
लेकिन अगर ऐसा सीन होता है कि 4 4 आएंगे तो पहले 4 ए आने चाहिए और बाद में 4 बी आने चाहिए अकॉर्डिंग टू आर पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि पहले ए है उसके बाद बी है। और जब हमने 2 के लिए लिखा तो भी ऐसे ही लिखा और 3 के लिए लिखा तो भी ऐसे ही लिखा। तो अगर मुझे 4 के लिए चाहिए होगा तो मैंने जो बोला पहले 4 ए आएंगे उसके बाद 4 बी आएंगे। तो क्या ये वाला जो पैटर्न आया है हमारा, क्या ये इसको प्रूफ कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बीच में ए बी आ गया। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्टार्टिंग में 4 ए चाहिए और लास्ट में 4 बी चाहिए। तो ये तो प्रूव नहीं हुआ। एंड जैसे ही ये प्रूव नहीं हुआ वैसे ही हमने बोल दिया कि ये जो है रेगुलर नहीं है। ठीक है, अब बस अब आपने समझ लिया पूरा पंपिंग लेमा क्या है। लेकिन देखो ये केस 1 आपको दिखाना है, मैक्सिमम हर क्वेश्चन में आप 3 केसेस दिखा दो, दैट इज इनफ। ठीक है, फुल मार्क्स के लिए। बाकी केस 2 अगर हम देखें तो सेम स्ट्रिंग मैंने कंसीडर करी है, देख लो सेम स्ट्रिंग मैंने कंसीडर करी है। वापस से आई विल राइट ए बी बी बी। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरा ये वाली जो है ना, मैं सिंपल इसको x कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो है ना ये इसको मैं y कंसीडर कर रही हूँ और ये तीनों को मैं यहाँ पे z कंसीडर कर रही हूँ। बिल्कुल जरूरी नहीं है सबकी लेंथ सेम होना। ठीक है, अब अगर मेरा जो y है वो हमेशा पंपिंग होता है, इसका मतलब मुझे हमेशा इसको डबल कर देना होगा। तो ये जो है मेरा डबल होके कैसे दिखेगा, x तो मेरा a ही है तो वो एज इट इज आ गया, और मेरा जो y है, मेरा y क्या है a, तो मैं इसको डबल कर दूंगी यानी a कर दूंगी। ठीक है, और बाकी जो मेरा b है वो क्या है, 3 b's हैं तो यहाँ पर 3 b आ गए। तो क्या ये मेरी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? अगर मुझे देखूं तो मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 a है और 3 b है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, हमें तो a और b दोनों भी सेम ही चाहिए, है ना। ठीक है, a पहले आ गया b बाद में आ गया, लेकिन हमारे पास दोनों की लेंथ भी तो सेम होनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग जिससे हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट रेगुलर, इट इज नॉट रेगुलर। तो केस 2 से भी प्रूव हो गया कि ये रेगुलर नहीं है। अब केस 3 देख लो, अब आपके पास क्या है, ए बी बी बी, जो सेम स्ट्रिंग लेना। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं x कंसीडर कर रही हूँ और ये जो सिंपल है इसको y कंसीडर कर रही हूँ और इस पूरे को z कंसीडर कर रही हूँ, और y हमेशा पंपिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर a है तो मैं इसका डबल करूंगी तो a हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये कैसे बनेगा, आपका x तो एज इट इज रहा, अब आपका जो y है वो पंपिंग हो जाएगा, पंप हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 2a बन जाएंगे, है ना। अब आपका जो b है वो एज इट इज 3b है, तो यहाँ पर आप 3b दिखा सकते हो। तो क्या अभी प्रॉपर्टी फॉलो हुई, देख लो, 3 आपके पास सॉरी 4 आपके पास a है और 3b है, भाई यहाँ पर भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया क्या, इट इज नॉट रेगुलर। एंड बाय केस 1 केस 2 केस 3 इट इज नॉट रेगुलर, तो फाइनली इट इज नॉट रेगुलर, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, देख लो पंपिंग लेमा के। अब आपके पास क्वेश्चन है, इज दिस फॉलोइंग लैंग्वेज रेगुलर, यानी कि आपको बताना है कि रेगुलर है या नॉट रेगुलर है। लेकिन हमारी ट्रिक से हमें पता है, हमें हमेशा अज्यूम कर लेना होता है कि एल जो है वो रेगुलर है। अब आपको जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, ठीक है, जस्टिफाई भी कर देंगे। आपको बोला गया है जो लैंग्वेज है वो है 0⁻²n 0⁻2n, ठीक है, और आपका सच है दैट आपका जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपने अपनी स्ट्रिंग लिख ली जो आपकी 0⁻2n है, और अब आप यहाँ पर n 1 करके देख लो, 2 करके देख लो, 3 करके देख लो। तो अगर मैं देखूं तो 0⁻2 और n की जगह मैंने 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि मुझे बोला है कि 1 भी चलेगा और 1 से ग्रेटर भी चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0⁻2 आ जाएगा ना, 2 इंटू 1 2 होता है, इसका मतलब होता है 2 zeros। ओके, अब 2 के लिए देख लो तो आपके पास 2 इंटू 2 आएगा यानी कि 4 आ जाएगा, मतलब कि 4 जीरोस। सिमिलरली 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएंगे, यानी कि 6 जीरोस। तो मतलब ये किस फॉर्मेट में चल रहा है, इवन नंबर चल रहे हैं ना जीरोस के। ठीक है, अब कोई भी आप इन तीनों में से ले सकते हो। लेट सपोज मैंने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब x y और z करके देख लो, और y जो है उसको पंप कर दो, तो मेरा x जो है वो एज इट इज इधर आ गया, y में 2 जीरोस थे तो 4 जीरोस हो गए डबल होके, और ये z एज इट इज इधर ही रहा। तो मुझे बताओ कितने नंबर्स ऑफ जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। क्या इवन नंबर है? यस, इवन नंबर है। क्या मैं इसको 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम नंबर दे सकती हूँ? यस, 2 इंटू 4 यानी कि 8 कर सकती हूँ। तो ये क्या है मेरा, दिस इज योर रेगुलर। ओके, अब आगे भी आप 2 मोर केसेस करके दिखा सकते हो, आपको रेगुलर ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो। एंड जस्टिफिकेशन के लिए, इवन आफ्टर पंपिंग 2n to the string we get the even length, so the language L is the regular language, ऐसे आपने जस्टिफाई कर दिया।
ठीक है, वेरी सिंपल राइट। और ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हो, देख लो आपके पास क्या है, बी आई रेस टू स्क्वायर है और आई आपका 1 से ग्रेटर हो सकता है, तो अब आपको आई जो है वो आपको ये करके देखना है, उसके बाद आपको केस 1 केस 2 केस 3 करना है एंड बताना है। वैसे नॉट रेगुलर है, आप इसको करके दिखा सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका एक डब्ल्यू है और एक डब्ल्यू रिवर्स है, ठीक है। अब आपको इसको प्रूव करके दिखाना है, तो ये भी आप होमवर्क कर सकते हो, बहुत सिंपल है। कोई भी दो ले सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर ए बी दिया है, तो यहाँ पर ए बी है, लेकिन आपको बाद में बी ए ही कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसका रिवर्स यहाँ पे लेना है ना। अब आपको इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पर आपका, मैं अगर देखूं आपको बताने की कोशिश करूं, ए बी बी ए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक डब्ल्यू है और एक रिवर्स ऑफ इट, तो इसको मैं अगर इसको मैं एक्स कंसीडर कर लूं, इन दोनों को मैं वाई कंसीडर कर लूं, इसको जेड कंसीडर कर लूं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर पंपिंग होने के बाद क्या आएगा, ये ए आ जाएगा, वाई डबल हो जाएगा, यानी कि बी 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 हो जाएगा, और जेड क्या है मेरा, यहाँ पर जेड ही रहेगा। तो क्या ये मेरा रिवर्स हो गया, देख लो, यस, ए बी बी और बीबीए, यस मेरा रिवर्स हो गया, है ना। ऐसे ही आप अब अलग अलग देख के एग्जांपल्स लेके मतलब दिखा सकते हो, केस 1 केस 2 केस 3 करके, एंड बता सकते हो कि ये रेगुलर है या रेगुलर नहीं है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, एंड दैट वाज दी मतलब एंड ऑफ माय हैंड रिटन नोट्स। लास्ट में हमारे पास एक और थ्योरम है जो जिसका सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरम पूछी जाती है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, एंड दैट्स इट, आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। चलो, सो लास्ट आपका टॉपिक है माई हिल नेरोड थ्योरम, जो कि आपको सिंपल, अभी तक जो मैंने पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस देखे हैं उसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन आया है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है इसके बारे में, ठीक है। बाकी इतना कुछ पूछा भी नहीं गया है, मोस्टली आपको कॉलेजेस में ये स्किप कर देंगे, ठीक है। तो चाहिए तो आप इसका सिर्फ मतलब अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आया हुआ है लास्ट पीवाईक्यूज में। तो सिंपल आप इसको इजीली नॉर्मल वे में, ज्यादा मतलब इतना एडवांस नहीं जाना है, बेसिक बेसिक पढ़ के आप जा सकते हो। तो चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है आपके माई हिल नेरोड थ्योरम का। तो यहाँ पर ये बोलता है कि गिवन अ लैंग्वेज एल, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, लेकिन कब इक्विवेलेंट है, इफ फॉर एवरी स्ट्रिंग जेड, यानी कि कोई और दूसरी स्ट्रिंग जेड है, आपका एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड आर आइदर बोथ इन द लैंग्वेज और बोथ नॉट इन द लैंग्वेज। समझ में आ रही है बात, मतलब कि आपकी एक्स और वाई स्ट्रिंग्स जो है वो इक्विवेलेंट हम तभी बोलेंगे जब कोई दूसरी एक स्ट्रिंग है जेड, जिसको हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एक्स के साथ और वाई के साथ, तो ये दोनों भी या तो एक साथ पूरी लैंग्वेज के अंदर हमारे होने चाहिए, या तो दोनों भी नहीं होने चाहिए, तभी हम इस एक्स और वाई को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। बस इतना सा आपका माई हिल नेरोड थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था राइट। नाउ अ लैंग्वेज एल divides all possible strings into mutually exclusive classes, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि mutually exclusive classes में, यानी कि equivalent classes के अंदर, यहाँ मतलब क्या हो रहा है कि जो strings आपकी सेम बिहेव कर रही है ना, जो सेम बिहेव कर रही हैं उनको एक स्ट्रिंग में रख लो, बाकी जो दूसरी सेम बिहेव कर रही है उसको अलग रख लो। तो ऐसे आपको क्या करना है, म्यूचुअली उनको एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेना होता है। फिर आपकी एल जो है वो रेगुलर होती है, यानी लैंग्वेज रेगुलर होती है अगर आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो फाइनाइट है। Conversely, if the number of equivalence classes is finite, L is your regular. Obviously, यानी कि L regular है, मतलब कि उसकी number of equivalent classes जो है वो finite है, और अगर equivalent classes finite है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आपकी language क्या है, regular है। तो ये statement था। एक simple example देख लेते हैं। यहाँ पर example है कि आपके DFA में दो states हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है state Q0 और state Q1। तो strings ending with 0 सारी की सारी Q0 में आ जा रही हैं, और state Q1 में सारी की सारी स्ट्रिंग्स वो हैं जो कि एंडिंग विथ 1 है। तो आपका L1 क्या आ जाएगा, जितनी भी स्ट्रिंग्स के अंदर आपका एंड हो रहा है विथ 0। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, नल से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये पूरा क्या फाइनाइट होगा, नहीं, ये फाइनाइट नहीं होगा, तो ये फाइनाइट नहीं है, इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट बन गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 से एंड होगा, तो ये इनफाइनाइट बन गया। तो लेट सपोज हम कोई भी x और कोई भी y इसमें से कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज x है आपका ये और y है आपका ये, क्या ये सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, यस, क्योंकि ये एंड ऑफ द
एंड ऑफ जो है इनकी वो 1 है। तो कोई भी आप x और y ले लो, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेम क्लासेस बन पाएंगे तो कंक्लूजन आपका है कि आपका जो L है इट इज लैंग्वेज, सिंस नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो फाइनाइट बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके 1 वाले सब जो है वो एक क्लास में आ जाएंगे और 0 वाले जो है वो एक क्लास में आ जाएंगे, तो 2 ही आपकी क्लासेस बनेंगी। क्या ये चीज क्लियर है? इसके ऊपर मत जाना कि ये सेट इनफाइनाइट है तो ये रेगुलर नहीं है। इनफाइनाइट हम सेट से नहीं देखते, हम क्लासेस से देखते हैं। तो 2 क्लासेस आपकी बनी है, L1 और L2। एक क्लास वो है जिसमें सारे के सारे 0 वाले आ गए, अब चाहे वो इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 1 है, तो हमेशा ये दोनों क्लासेस देख लो, ये सेम बिहेव कर रही है ऊपर वाली और ये अलग सेम बिहेव कर रही है, मतलब ये सारे दिस इज नथिंग बट योर इक्विवेलेंस क्लासेस। तो क्या फाइनाइट इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, हम काउंट कर पाएंगे? यस, 2 इक्विवेलेंट क्लासेस हैं, हम काउंट कर पा रहे हैं। सो दिस इज लैंग्वेज दैट इज रेगुलर। क्या ये सिंपल क्लियर है, समझ हो गया? तो दिस इज द पीवाईक्यू क्वेश्चन दैट इज फॉर शॉर्ट नोट ऑन माइहिल-नेरोड थ्योरम। तो बस आपने इसके अंदर इतना भी लिख दिया ना तो इट्स इनफ, आपको स्टेटमेंट लिख देना है, एग्जांपल लिख देना है, चाहिए तो आप और भी इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो एंड दैट्स इट। ज्यादा इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि आपकी 2 क्लासेस इक्विवेलेंट हैं। अगर आपके कोई दूसरी स्ट्रिंग आके ये कर देती है कॉन्कैटिनेट, ठीक है, दोनों में भी, या तो वो दोनों भी लैंग्वेज में होंगे या तो दोनों भी लैंग्वेज में नहीं होंगे, तब हम इसको बोलते हैं क्या? माइहिल-नेरोड थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, दैट्स इट एंड योर यूनिट 2 ऑफ टॉक इज ओवर। यूनिट 1 में आई नो बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, लेकिन यूनिट 2 इज वेरी सिंपल एंड या हमने फाइनाइट टाइम के अंदर इसको कवर कर लिया। वैसे फाइनाइट टाइम तो यूनिट 1 भी है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा इनफाइनाइट काइंड ऑफ जा रहा होगा, लेकिन ठीक है, एक यूनिट पे ज्यादा टाइम देना इज नॉट अ बैड थिंग। दूसरा यूनिट आपका जल्दी हो गया क्योंकि आपने यूनिट 1 में ध्यान दिया था। क्लियर है? सो आई होप यू गॉट दिस वीडियो एंड आपको अगर कहीं पर भी डाउट है आप मुझे बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन। सारे नोट्स विथ हैंड रिटन नोट्स विद दिस पीपीटी एंड ऑल, सारे विथ योर मास्टर सॉल्यूशंस ऑफ बोथ द यूनिट्स ऑफ मोर देन 4, 5, 6 to 7 PYQs के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको सारे के सारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे ऑफ 3rd ईयर सेमेस्टर 5। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप अब भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने लास्ट ईयर भी परचेज किया था, तो ये बहुत खुशी की बात है कि उनको पसंद आया एंड दे ट्रस्ट एंड नाउ इस बार भी उन्होंने सेम परचेज किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी परचेज कर सकते हो चाहे आपने पहले लिया था या नहीं लिया था। इफ यू आर न्यू टू द चैनल और एनी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड बहुत फायदा होगा आपके इनसेम और एंडसेम दोनों में भी। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना, क्योंकि इतनी ज्यादा सिंपल कोई भी आपको यूनिट 2 नहीं पढ़ाएगा, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मुझे यूनिट 2 के लिए थोड़ा डेडिकेटेडली बनाना पड़ा। सो आई होप यू गॉट दिस एंड या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।